तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। तो इस कहानी के शुरू में हम देखते हैं कि दुनिया के सभी रोबोट्स इंसानों के कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। जिन रोबोट्स को इंसानों ने घरों में काम करने के लिए बनाया था, अब वही रोबोट्स इंसानों को खत्म करने के लिए जंग लड़ रहे हैं। इस जंग में लाखों की तादाद में इंसान मारे जा चुके हैं। तो हमें पता चला है कि हार्लन नाम के एक रोबोट ने दुनिया के सभी रोबोट्स की प्रोग्रामिंग के साथ में छेड़छाड़ करके उन्हें अपने कंट्रोल में ले लिया है और हार्लन इन सब हमलों का जिम्मेदार है। हार्लन को शेफर्ड रोबोटिक कंपनी ने वालसेप नाम के साइंटिस्ट ने बनाया था। फिर इस दुनिया की सारी सरकारें मिलकर रोबोट से लड़ने के लिए नई आर्मी आईसीएन बनाती है और फिर आईसीएन पूरी दुनिया से रोबोट्स को धीरे धीरे खत्म करना शुरू कर देते हैं। जल्दी हार्लन को समझ आ जाता है कि इंसानों से जीत पाना बिल्कुल भी आसान नहीं है, तो हार्लन अपने कुछ रोबोट्स के साथ में पृथ्वी छोड़कर स्पेस में कहीं जाकर छुप जाता है। लेकिन हार्लन पृथ्वी के लोगों के लिए एक मैसेज छोड़कर गया था कि मैं एक दिन बदला लेने के लिए वापस जरूर आऊंगा। अब तक 28 साल बीत चुके थे। तब आईसीएन आर्मी को एक जगह पर रोबोट हमले की खबर मिलती है। पूरी तैयारी करने के बाद आर्मी वाले यहाँ पर आ जाते हैं। तब इन लोगों को स्कैन करने पर पता चलता है कि ये रोबोट हार्लन का साथी कास्का है और इस रोबोट ने एक फैमिली को हॉस्टेज बनाया हुआ है। आईसीएन आर्मी बड़ी चालाकी से कास्का को पकड़ लेती है। वहीं दूसरी ओर हम एटलस को देखते हैं। एटलस टेररिस्ट रोबोट हार्लन को बनाने वाले साइंटिस्ट वाल शेफर्ड की बेटी है। एटलस हाल फिलहाल में आईसीएन में डेटा एनालिसिस का काम किया करती है। जैसे ही एटलस सुबह उठती है तो कास्का के पकड़े जाने की न्यूज देखती है और फिर तुरंत ही रेडी होकर आईसीएन हेडक्वार्टर में पहुंच जाती है। एटलस यहाँ पर आईसीएन के जनरल बूथ से मिलती है। बूथ एटलस से कहता है कि हार्लन ने 28 सालों बाद अचानक से अपने सबसे बेहतरीन और खतरनाक सिपाहियों को पृथ्वी के ऊपर आखिर क्यों भेजा है और तुम्हें इस बारे में पता करना होगा कि हार्लन क्या प्लान कर रहा है। तो एटलस कास्का को इंट्रोगेट करने के लिए रूम के अंदर चली आती है। जैसे ही कास्का एटलस को देखता है तो ये इसे पहचान लेता है। कास्का एटलस से कहता है कि इतने सालों बाद मिलकर तुमसे काफी अच्छा लगा। एक्चुअल में हार्लन और कास्का को इन सबको एटलस की मां ने ही बनाया था और बचपन में एटलस इन रोबोट के साथ में खेला करती थी, तो इसीलिए एटलस इन सभी रोबोट्स को अच्छी तरीके से जानती है और ये रोबोट्स भी एटलस को अच्छी तरीके से जानते हैं। फिर एटलस कास्का को इंट्रोगेट करने लगती है और उसके सीपीयू कोड से हार्लन की लोकेशन का पता लगा लेती है और फिर कास्का के सीपीयू को डिस्ट्रॉय कर देती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि हार्लन पिछले 28 सालों से एक एलियन प्लैनेट पर छुपा हुआ है। पता चलने के बाद जनरल बुथ कर्नल बैंक्स को उसकी टीम के साथ प्लैनेट पर भेजकर हार्लन को पकड़ने के लिए एक ऑपरेशन प्लान करता है। तभी एटलस कहती कि तुम उस प्लैनेट पर ग्राउंड ऑपरेशन नहीं कर सकते हो, तो कर्नल बैंक्स एटलस को अपना रोबोटिक आर्मर दिखाती है। हमें यहाँ पर पता चलता है कि बैंक्स उसके साथ में न्यूरल रिंग से कनेक्टेड भी था और इन्हीं लेंजेस आर्मी के साथ ये एलियन प्लैनेट पर हमला करके हार्लन को पकड़ने वाले थे। तभी एटलस कहती कि तुम अगर हार्लन को जिंदा पकड़ना चाहते हो तो मुझे भी अपने साथ में ले चलो, क्योंकि हार्लन को सबसे करीब में मैं ही जानती हूँ। तो जनरल बोथ भी इसे साथ ले जाने की परमिशन दे देता है। अब ये लोग इस स्पेसशिप के अंदर बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं। जैसे ही ये लोग उस प्लैनेट के पास पहुंचे तो हार्लन के ड्रोन्स उनकी शिप के ऊपर हमला कर देते हैं। तभी एटलस खुद को बचाने के लिए एक रोबोटिक आर्मर के अंदर घुस जाती है। तभी इनका शिप इस प्लैनेट के ऊपर क्रैश हो जाता है। जब एटलस को होश आता है तब ये अपने आप को आर्मर के अंदर देखती है और फिर जब ये पृथ्वी पर मिशन कंट्रोल से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी से यहाँ पर कोई भी जवाब नहीं मिलता है। आर्मर का एआई इसमें एटलस से कहता है कि अच्छी तरीके से काम करने के लिए हम दोनों का न्यूरल लिंक होना पड़ेगा, लेकिन तभी एटलस इसके लिए मना कर देती है और स्मिथ को रेस्क्यू पॉड ढूंढने के लिए कहती है। प्लैनेट को स्कैन करने के बाद स्मिथ बताता है कि रेस्क्यू पॉड यहाँ से 98 किलोमीटर दूर है। तो एटलस स्मिथ से कहती है कि मुझे रेस्क्यू पॉड्स के पास में ले चलो। अब जैसे ही स्मिथ उड़ान बढ़ने लगता है तभी एटलस इसे रोक देती है। एटलस कहती है कि अगर हम उड़कर जाएंगे तो हार्लन के ड्रोन हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं, तो इसीलिए हम लोगों को पैदल ही आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर ये रोबोट पैदल ही आगे बढ़ने लगता है और ये साथ ही बताता है कि मेरी बैटरी भी काफी बंद है और अगले 22 घंटों के अंदर मेरा सिस्टम भी बंद हो जाएगा और जैसे ही मेरा सिस्टम बंद हुआ तो ऑक्सीजन भी खत्म हो जाएगा और ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से आपकी मौत हो जाएगी। इसीलिए मेरा ठीक तरीके से काम करने के लिए आपके साथ में न्यूरल लिंक होना बहुत ही जरूरी है। पता चलने के बावजूद भी एटलस इसकी वार्निंग को न्यूरल लिंक होने के लिए मना कर देती है। अब तक चलते चलते ये रेंजर ड्रॉप पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। तो एटलस यहाँ पर देखती है कि अपने अपने सभी ऑफिसर्स अपने अपने आर्मर के अंदर हैं, लेकिन हार्लन के आर्मी ने इन सभी को मार दिया है। तो एटलस यहाँ पर सभी की बेस को इकट्ठा करने लगती है, लेकिन कर्नल बैंक्स यहाँ पर इसे दिखाई नहीं दे रहा था। तो एटलस यहाँ पर बैंक्स को ढूंढने लग जाती है। तभी यहाँ पर हार्लन के रोबोट्स भी आ जाते हैं। इन रोबोट्स में कास्का भी होता है, जिसे देखने के बाद में एटलस समझ जाती है कि हार्लन इस प्लैनेट पर अकेला नहीं है। 28 सालों में उसने इस प्लैनेट पर अपनी पूरी आर्मी तैयार कर ली है। जैसे ये रोबोट एटलस को देखते हैं तो इसके ऊपर फायरिंग करने लगते हैं। एटलस इनसे बचने के लिए यहाँ से भागने लगती है, लेकिन इन रोबोट्स ने इसे चारों तरफ से घेर लिया था। तभी एटलस स्मिथ से आयोन बॉम्ब विस्फोट करने के लिए कहती है। जैसे स्मिथ बॉम्ब को विस्फोट करता है तभी सभी के सभी रोबोट
डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन साथ ही जमीन भी फट जाती है और आर्मर जमीन में 500 फीट नीचे गिर जाते हैं। जैसे ही एटलस होश में आती है तो वो स्मिथ से पूछती है कि हम यहाँ से कैसे निकल सकते हैं, और साथ ही पूछने लगती है कि क्या हम जिंदा बच पाएंगे। तभी स्मिथ कहता है कि बिना न्यूरल लिंक के हमारे बचने की संभावना काफी कम है, लेकिन अगर आप न्यूरल लिंक कर लेती तो हमारे बचने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब एटलस के पास में कोई और रास्ता नहीं बचा था, तो मजबूरन इसको लिंक होने के लिए तैयार होना पड़ता है। लिंक होने से पहले स्मिथ एटलस के बारे में जानने के लिए इससे कई सारे सवाल करने लगता है, तो एटलस भी इनका जवाब देती रहती है और धीरे धीरे इन दोनों की बॉन्डिंग भी बनने लगती है। और साथ ही स्मिथ लिंक प्रोसेस को शुरू भी कर देता है। 40% लिंक होने के बाद दोनों पूरी तरीके से एक दूसरे को एक्सेस कर सकते थे। अब एटलस को जमीन के अंदर कई सारी गुफाएं नजर आ रही थी, तभी स्मिथ एक गुफा को स्कैन करता है और उसका रास्ता ढूंढ लेता है, जहाँ से निकलकर ये दोनों बार जमीन पर आ जाते हैं। फिर से स्कैन करने पर पता चलता है कि रिस्की पोर्ट यहाँ से अब 37 किलोमीटर दूर रहे हैं, और साथ ही स्मिथ की बैटरी भी अगले 14 घंटों के अंदर खत्म हो जाएगी। आगे बढ़ते हुए एरिया को स्कैन करते हुए स्मिथ को पता चलता है कि आर्लन का बेस भी रेस्क्यू पोर्ट के रास्ते में ही है। तभी एटलस तुरंत ही इसे आर्लन के बेस पर चलने के लिए कहती है, लेकिन तभी स्मिथ कहता है कि मेरी प्रायोरिटी अपने होश को बचाना है, इसीलिए मैं आपको वहाँ पर लेकर नहीं जा सकता। तो एटलस इसे समझाने लगती है, कहती है कि हम दोनों बेस के पास में जाकर जियो लोकेशन टैग लगा देंगे, जिससे कि लॉन्ग रेंजेस बॉम्बर्स वहाँ पर हमला करके हार्लन को तबाह कर सके। आखिरकार स्मिथ भी इसकी बात को समझ जाता है और ये दोनों फिर लोकेशन तक आ जाते हैं। एटलस यहाँ पर लोकेशन टैग लगा देती है, लेकिन तभी यहाँ पर स्मिथ का सिस्टम क्रैश होने लगता है, और साथ ही ये बताता है कि हार्लन इसके सिस्टम को हैक करने की कोशिश कर रहा है। हैकिंग के चलते ये दोनों इसी वजह से यहीं पर बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर बाद जब एटलस को होश आता है, तभी अपने आप को आर्मर के बाहर देखती है, और साथ ही ये खुद को अपने आप को हार्लन के कब्जे में भी देखती है, और स्मिथ यहाँ पर शट डाउन हो जाता है। हार्लन एटलस के पास आकर कहता है कि मैंने जानबूझकर कास्का को पृथ्वी के ऊपर भेजा था, ताकि तुम कास्का के जरिए मेरे लोकेशन का पता कर सको, क्योंकि पृथ्वी के चारों तरफ स्पेस में आइशियन ने एक शील्ड बना लिया था, जिसके अंदर कोई भी अनजान से एंट्री नहीं कर सकती थी। तो इसीलिए मुझे पृथ्वी के ऊपर हमला करने के लिए पृथ्वी से आया हुआ स्पेसशिप और क्लियरेंस कोड चाहिए थे। तभी हार्लन कहता है कि मैंने तुम्हारे स्पेसशिप और साथ ही हथियारों को और कर्नल बैंक्स के क्लियरेंस कोड को पहले ही हासिल कर लिया था। अब यहाँ पर हार्लन एटलस के भी क्लियरेंस कोड को हासिल कर लेता है, और फिर एटलस को अपना सारा का सारा प्लान बता देता है कि कैसे ये पृथ्वी को पूरी तरीके से तबाह करने वाला है। फिर हार्लन एटलस को यहाँ पर मरने के लिए छोड़कर यहाँ से चला जाता है। साथ ही यहीं पर कर्नल बैंक्स भी होता है, और इन दोनों के पास में अब कुछ ही मिनट बचे थे, क्योंकि इनका ऑक्सीजन कुछ ही मिनटों के अंदर खत्म होने वाला था। तभी बैंक एटलस को न्यूरल लिंक की मदद से स्मिथ को ऑन करने के लिए कहता है, लेकिन 100% लिंक न होने की वजह से एटलस स्मिथ को ऑन नहीं कर पा रही थी। 100% लिंक होने के लिए एटलस अपनी यादें स्मिथ को बताने लगती है। एक्चुअल में एटलस बचपन में हार्लन के साथ में खेला करती थी। उस दौरान एटलस ने अपने कोड को हार्लन को अपग्रेड करने का कमांड दे दिया था, जिसके बाद हार्लन ने अपने कोड को खुद से अपग्रेड कर लिया था, और फिर फ्यूचर की संभावनाओं को हार्लन ने देख लिया था कि इंसान अपने ही हाथों से अपनी पृथ्वी को बर्बाद कर देंगे, और पृथ्वी को इंसानों से बचाने के लिए हार्लन ने सभी रोबोट्स के अंदर नए कोड को अपग्रेड कर दिया था, और फिर सभी को अपने कंट्रोल में लेकर इंसानों के खिलाफ जंग छेड़ दी। उस दौरान हार्लन ने एटलस की माँ को मार दिया था, तो इसीलिए एटलस अब किसी भी रोबोट पर भरोसा नहीं करती थी। एटलस की पूरी स्टोरी सुनने के बाद में स्मिथ पूरी तरीके से लिंक हो जाता है, क्योंकि अब इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर पूरी तरीके से भरोसा हो चुका था। अब स्मिथ एटलस से कहता है कि मैं अब तुम्हें किसी भी हालत में बचाऊंगा। एटलस फिर से अपने आर्मर में चली जाती है, लेकिन ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से यह पर कर्नल बैंक्स की मौत हो जाती है। स्मिथ एटलस से बताता है कि हथियारों से भरा हुआ सिर्फ कुछ ही मिनटों में टेक ऑफ होने वाला है, और अब हमें किसी भी हालत में उन्हें रोकना ही होगा। अब एटलस शिप को रोकने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन हार्लन की आर्मी आकर इसका रास्ता रोक लेती है। जो लोग आर्मर के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन एटलस इन सभी को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ती रहती है, और इन सभी को डिस्ट्रॉय करते हुए शिप के पास आ जाती है। तभी हार्लन पीछे से आ जाता है और इसके ऊपर अंधाधुंध तरीके से फायरिंग शुरू कर देता है। एटलस किसी तरीके से बचकर एक बड़े से पत्थर के पीछे छुप जाती है। फिर एटलस यहाँ पर स्मिथ को शिप के ऊपर फायरिंग करने के लिए कहती है, लेकिन स्मिथ इसको यहीं पर रोक लेता है। स्मिथ कहता है कि अगर शिप को कुछ हो गया तो कार्बन वॉर्ड एक्टिवेट हो जाएगा, और उसकी वजह से तुम तुरंत यहीं पर मारी जाओगी। तो एटलस सिस्टम को हैक करके वॉर्ड पर डिसेबल करने के लिए कहती है। जैसे ही स्मिथ वॉर हेड को डिसेबल कर देता है, तभी एटलस शिप को तबाह कर देती है, और फिर यहाँ से रेस्क्यू पोर्ट की तरफ भागने लगती है। लेकिन तभी इनके सामने हार्लन आ जाता है। हार्लन को देखती है एटलस स्मिथ से कहती है कि ये हमेशा मुझसे एक कदम आगे ही रहा है, तो इसीलिए अब हमें ऐसा कुछ करना होगा जो इसकी समझ से बाहर हो। तभी एटलस और हार्लन के बीच में फाइट शुरू हो जाती है, और ये दोनों एक दूसरे से लड़ते हुए काफी देर तक मुकाबला करते रहते हैं। और इस लड़ाई के बीच में हार्लन अपने हाथ से एक बड़ा सा ब्लेड को बाहर निकाल लेता है, और फिर स्मिथ के पार्ट्स को एक एक करके काटने लगता है। लेकिन एटलस किसी तरीके से पीछे से जाकर हार्लन की आंख में सरिया
घुसा देती है और यहीं पर इसको डिस्ट्रॉय कर देती है और फिर इसके सीपीयू को बाहर निकाल लेती है। फिर एटलस वापस स्मिथ के पास आ जाती है। फिर यहाँ पर स्मिथ एटलस से बताता है कि आइसटीन की रेस्क्यू टीम कुछ ही मिनटों पर यहाँ पर पहुंचने वाली है और साथ ही यहाँ पर स्मिथ की पावर खत्म होने ही वाली थी। तभी यहाँ पर स्मिथ एटलस को बचाने के लिए खुद को शट डाउन कर देता है और फिर बचा हुआ ऑक्सीजन एटलस के ऑक्सीजन मास्क में ट्रांसफर कर देता है। थोड़ी ही देर में रेस्क्यू टीम इस प्लेनेट पर पहुंच जाती है और ये लोग एटलस को लेकर वापस पृथ्वी की तरफ यहाँ से निकल जाते हैं। अब तक जंग खत्म हो चुकी थी। जनरल बुध एटलस को बताता है कि हार्लन के सीपीयू को टेक्निकल टीम एनालाइज कर रही है और उसको एनालाइज करने में कुछ साल तो लग ही जाने हैं। अब एटलस फिर से रिसर्च फैसिलिटी के अंदर आती है और फिर यहाँ पर आर्मर रोबोट के एक अपग्रेडेड वर्जन को देखती है और साथ ही एटलस खुद को इस रोबोट के साथ में न्यूरो लिंक कर लेती है। लेकिन इस एआई रोबोट को एटलस की सारी डिटेल पहले ही पता थी और जब एटलस इस रोबोट से पूछती कि तुम्हारा नाम क्या है तो ये रोबोट कहता है कि तुम ही गेस करो, जिससे हमें पता चलता है कि स्मिथ की प्रोग्रामिंग को रिकवर कर लिया गया है। तो ये दोनों अब अगले मिशन के लिए यहाँ पर तैयार हो जाते हैं। तो इसी खूबसूरत सीन के साथ ही कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके लाजमी बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करें। आप लोग वीडियो को लाइक एंड कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।